आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि आप देखेंगे यहाँ पर शब्द विचार के अंतर्गत तद्भव तत्सम अनेक शब्दों के लिए शब्द अनेकार्थी अनेकार्थी शब्द है, श्रुति संबंधार्थक है, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय समास। आज हम इन सभी बातों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि इनसे संबंधित कुछ जो है कुछ प्रश्न तो आपके मस्तिष्क में नहीं, आपके दिमाग में नहीं है, और अगर आप अपने आप से कुछ पूछना और जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप मुझसे पूछ और जान सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि अभी जो है आपके बुक में से जो चैप्टर 4, 5, 6 है वो देखेंगे हम। चैप्टर 4 है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य में आपने पढ़ा ही होगा कि हर मनुष्य के जीवन का एक जो है लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे हमेशा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ओके। दूसरा है रंग जाती एक ऋतु। ये भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता है और इसे आपने जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और समझा भी होगा। इसके अलावा भी यूट्यूब के माध्यम से भी आपको वीडियो जो है वो भेज दी गई है, प्रेषित कर दी गई है। और है पंचतत्वों की कहानी। अभी जो है कुछ दिनों पहले हमने जो है इस पाठ पे भी विशेष रूप से चर्चा भी की थी और कुछ बच्चों से जूम में ही हमने रीडिंग करवाया था। तो अच्छी रीडिंग की थी आप लोगों ने। तो ये तो मैंने बात की थी अभी आपके रीडर में से। आइए बात करते हैं शब्द विचार में। शब्द विचार में आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये जो शब्द हैं, शब्दों के जो बनने की प्रक्रिया है वो कैसे है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पदों से वाक्य का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो कुछ भी हम बोलते हैं ये क्या है, ये ध्वनि है। अभी जिस माध्यम से आप सुन पा रहे हैं ये एक ध्वनि ही आपके कानों में जा रही है। तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि ध्वनि से वर्ण बने। हमने जैसा सुना उससे जो है वो वर्ण बना और वर्ण से क्या बना, शब्द बना और शब्दों से पद बना और पदों से वाक्य बना जिसके माध्यम से हम बातचीत कर पा रहे हैं। ठीक है, तमन्ना प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरा एक फ्रेंड है सर, दीपक, वो अंदर आना चाह रहा है लेकिन सर आ नहीं पा रहा है। अच्छा बेटे, मेरे पास तो अभी नहीं शो हो रहा है ऐसा कुछ नोटिफिकेशन। सर तो वो बार बार मेरे को फोन मिला रहा है, मैं कहता हूँ उसको। अच्छा आप मैसेज कर दीजिए कि जो है पासवर्ड तो ठीक से टाइप कर रहे हैं ना वो, कैपिटल वी और IVE के जो है स्मॉल में @1234। ओके सर। अभी मेरे पास जो है कुछ ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है और मैं आती है तो मैं उन्हें जो है कर लेता हूँ, मैं इन कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं शब्द विचार के अंतर्गत जो है शब्दों की। तो शब्दों की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। ठीक है, ये जो है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि जो चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे जानकारी के लिए हैं तो आप थोड़ा शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, है ना। और इसके बाद सामान्य तौर पे मैंने आपको बताया था कि सार्थक शब्द की अगर बात आए तो शब्दों के वैसे तो दो भेद होते हैं सामान्य तौर पर, सार्थक और निरर्थक। हाँ, लेकिन सार्थक और निरर्थक शब्दों से ही जो है हिंदी भाषा पूर्ण नहीं होती, इसलिए जो है हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं से आए हुए शब्दों का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। इसके लिए जो है हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ आज पढ़ाना है, आपको बहुत कुछ बताना है और साथ ही साथ मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा। जो कुछ भी आपके मन में डाउट होंगे किसी भी जो है व्याकरण की किसी भी पार्ट से संबंधित या रीडर की किसी भी पार्ट से संबंधित, आप बेहिचक बीच में मुझे रोक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं सर एक एक। तमन्ना और प्रणव को सर म्यूट कर दो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ये अच्छे बच्चे हैं, ये खुद से ही म्यूट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि नो नीड टू राइट इन चैट बॉक्स। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं सार्थक और निरर्थक शब्दों की। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वो होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ कभी कभी प्रयोग में आते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता है।
भाषा में थोड़ी जो है एक तरह से कह लीजिए कि प्रवाह लाने के लिए, भाषा में थोड़ा बल लाने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अरे भाई पानी वानी पिलाओ, तो वानी का तो कुछ मतलब नहीं है, पानी मांगा जा रहा है ना। तो भाषा को थोड़ा प्रवाह में लाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर से मैं ये चाहूंगा कि बेटे वीडियोस ऑन करें। ये जो अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आई थिंक जो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये यूट्यूब पे जाएगी और इसे देखने वाले ये कहेंगे कि हाँ कितने परसेंट जो है वीडियोस ऑन थे। सो प्लीज मुझे बार बार आप इस तरह से कहने में अपना टाइम लॉस मत करो। आप जैसे भी है, जैसा भी आपका कैमरा है, आप बिल्कुल सीधे साधे बैठिए और अच्छी तरह से, जैसे हम आमने सामने हैं बिल्कुल बैठे हुए, वैसे बात करते हैं। ठीक है। हाँ, और आवश्यकता पड़ी तो मैं जो है आपको फिर और भी एक्स्ट्रा क्लास दे सकता हूँ, यदि आप सभी तैयार हों तो। ठीक है। यदि आप तैयार होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे कुछ डाउट्स हैं और मुझे थोड़ा समय और चाहिए आपसे, तो आई विल गिव यू श्योर, आपको मैं टाइम दूंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। आइए बात करते हैं। मैंने सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में आपको बताया। कुणाल, हर्षित, रिद्धि, लवप्रीत, चक्षु, तमन्ना, राधिका और पावनी, तान्या, यशस्वी, आप सभी अपने वीडियोस ऑन कर ले और आगे मैं फिर से बताता हूँ। रना और निधि, आप दोनों भी। ठीक है। आगे मैं बात करूंगा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ पे प्रश्न एक बन सकता है कि शब्दों का वर्गीकरण करते हुए आप शब्द को कितने भागों में बांट सकते हैं, या शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। आपको याद रहना चाहिए, शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्पत्ति के आधार पर भाषा के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद बताए गए हैं, और कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। बहुत थोड़े से में ही मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो थोड़ा विस्तृत है, इसलिए कम समय में मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, देशज और संकर शब्द होते हैं। तत्सम में संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और तद्भव में संस्कृत भाषा के जो हिंदी में रूपांतरित शब्द हैं वो आते हैं। विदेशी शब्द में विदेश से जो शब्द आए हुए हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा के जो शब्द हैं वो विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। साथ ही देशज, देशज मतलब जो क्षेत्रीय स्तर पर जो है, जो हम भाषा प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि वह धड़ाम से गिर गया, तो धड़ाम कोई शब्द नहीं है हिंदी भाषा में, ये आपका स्वयं निजी तौर पे बनाया हुआ शब्द है। और जो है आपने अपने आप से ये ध्वनि सुनी उसके गिरने की, आपको लगा कि यहाँ पर इसके गिरने को हम यह कह सकते हैं कि वह धड़ाम से गिर गया। तो इस तरह से जो है आप इस तरह की जो क्षेत्रीय जो है भाषा है, उस स्तर पर इस तरह के शब्द बनाते हैं। आइए बात करेंगे संकर शब्दों की। संकर शब्द, संकर का मतलब होता है मिला जुला। संकर का मतलब होता है मिला जुला। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे चाय वाला है, तो चाय शब्द जो है वो चीनी का है, और वाला शब्द जो है वो हिंदी का है। इसी प्रकार कप्तान साहब, कप्तान जो है अंग्रेजी भाषा का है, और साहब जो शब्द है वो फारसी का है। तो इस तरह से जो है बहुत से ऐसे शब्द हैं आपकी जो है आपकी व्याकरण की पुस्तक में भी दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। आगे बात करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनका अर्थ तो निश्चित होता है, लेकिन उनको अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको जानना आवश्यक है। यहाँ पर रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनका अर्थ तो निश्चित होता है, लेकिन उन्हें अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता है। आइए बात करेंगे यौगिक शब्दों की। जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से मिलकर बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। इनमें उपसर्ग और प्रत्यय आदि का योग होता है। इनमें उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। जैसे विद्यार्थी है, पाठशाला है, इस तरह से जो है जो शब्द हैं ये यौगिक हैं। और योग रूढ़ क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो शब्द यौगिक भी हों और रूढ़ भी हों, अर्थात जो शब्द यौगिक होते हुए किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज शब्द जो है
वह जल प्लस ज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, है ना। तो जल में तो हजारों वस्तुएं हो सकती हैं, जल में तो जो है तमाम तरह की जो पौधे हैं और कीचड़ वगैरह सब कुछ है ना। तो इस तरह से लेकिन जो है जलज शब्द का जो एक निश्चित अर्थ है वो है कमल। तो यहाँ पर देखेंगे कि योग रूढ़ जो है वो होते हैं जो यौगिक भी होते हैं और योग रूढ़ भी होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है ये योग रूढ़ है। योग रूढ़ इसलिए है क्योंकि ये यौगिक भी हैं और रूढ़ भी है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या आ सकता है कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो आप बताएंगे कि जो है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न, विकार का मतलब है परिवर्तन होना, विकार का अर्थ है यहाँ पर परिवर्तन, और अविकारी का अर्थ होता है जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार आ जाए, जो बदल जाए। भाषा में कुछ विशेष शब्द हैं जो लिंग वचन कारक आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई चीजों का जो है वचन परिवर्तन होने से बहुवचन हो जाता है, लिंग परिवर्तन होने से जो है पुरुष का स्त्री हो जाता है ना। तो इस प्रकार के जो आपको देखने को मिलते होंगे जो परिवर्तन, ये विकारी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और ये कैसे किन किन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, या ये कह सकते हैं कि विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा जा सकता है। वह है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण। ये चार चार प्रकार के हैं ये। ठीक है, और इसके बाद है अविकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अविकार का मतलब होता है परिवर्तन रहे, जिनमें परिवर्तन न हो, और इनके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, और इसके बाद जो है संबंध बोधक जो संबंध को बताता है, समुच्चय बोधक, बोधक जो जोड़ता है, इन्हें योजक भी कहते हैं। ठीक है, और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अर्थात विस्मय आदि के भावों को प्रकट करने वाले। ठीक है, आइए आखिरी बात करते हैं चौथे प्रकार के बारे में, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसे सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है, इस पर सबसे अधिक समय देना है आपको। बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि जो है अर्थ के आधार पर जो है शब्द के 6 भेद होते हैं। विपरीतार्थक या विलोम शब्द आपने पढ़ा ही होगा अच्छी तरह से, और हमेशा से मैं चर्चा करता आया हूँ। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं इन्हें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो ये जो है ये आपके जो है पाठ्यक्रम में है, और मैं चाहूंगा कि इन पे मैं वृहद चर्चा न करूं और आगे बढ़ूं, क्योंकि जो है अगर मैं केवल शब्द विचार पढ़ाऊंगा तो शब्द विचार तक ही सीमित रह जाऊंगा। तो मैं आगे चलना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने अभी आपको भेद पढ़ाए हैं और बताए हैं, समझाए हैं, आप इस पर जो है विधिवत कार्य करेंगे, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो बातें मैंने भी आपको बताई ये समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो, तो प्लीज मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आपसे भी पूछ सकते हैं। जी हाँ बेटे, पूछना किसी को कुछ? नो सर। 1 बाय 1 अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। नो सर। तमन्ना, तान्या, हर्षित, रिद्धि, लवप्रीत, चक्षु, कुछ पूछना है बेटे? डाउट्स? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर ना बेटा? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम आगे नो बात करेंगे। सर। ठीक है, और लास्ट के 10 मिनट हमारे पास हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जो है ऐसे शॉर्ट में ही हम बात कर लेते हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास तो मुझे लगता है कि अब आवश्यकता नहीं है समास के बारे में, क्योंकि 2 क्लासेज आपकी जो है समास के ऊपर हुई हैं, तो बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं उनमें, है ना। आइए बात करते हैं उपसर्ग की। सबसे पहले उपसर्ग देखेंगे। देखिए
अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वैसे आपके लिए जो वीडियोस बनाई गई हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, वो भी बहुत हेल्पफुल होगी। आप समय निकाल के थोड़ा इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब यहाँ पर समझेंगे, शब्दांश मतलब शब्द के अंश। शब्द के अंश वह होते हैं जो शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, और वो शब्द से अलग भी हो सकते हैं समय के अनुसार। अगर उन्हें अलग किया जाए तो वो अलग भी हो जाएंगे। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं, सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं, और उनमें उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक शब्द है नेता। नेता एक शब्द है, और नेता का जो एक मीनिंग होता है वो होता है कि नेता का मतलब होता है जो समाज सेवी हो, जो समाज के कार्यों को करता हो। इंग्लिश में लीडर भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें अभी उपसर्ग लग जाए तो ये क्या बन जाएगा चैतन्य? क्या बन जाएगा? सर नेता में अभी उपसर्ग लगने से क्या बनेगा? अभिनेता। अभिनेता इज राइट आंसर। ठीक है, पलक आप मुझे बताओ, पुत्र में सु उपसर्ग लगने से क्या बनेगा? सुपुत्र। सुपुत्र। हर्ष आप बताओ, हर्ष आप बताओ कि जो है परि उपसर्ग लगने से, अगर परि उपसर्ग लग गया है और पूर्ण शब्द है तो क्या बनेगा? परिपूर्ण। परिपूर्ण। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग शब्दों में किस तरह से जुड़ते हैं, और यदि आपसे पूछा जाए कि इस उपसर्ग से संबंधित कुछ शब्द आप स्वयं से बनाइए, तो निश्चित तौर पे आप बना लेंगे। एम आई राइट हर्षित? यस सर। हाँ ठीक है। चलिए अब हम आगे जो है थोड़े बहुत उदाहरण आपको बता देते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं वो हैं आपके जो है पाठ्यक्रम में 23। कितने हैं इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है। संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग हैं आपके जो है पाठ्यक्रम में? 23 हैं। ठीक है, और आप इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे दोबारा से भी पढ़ें। व्याकरण आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि जो है आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी अगर कोई प्रश्न व्याकरण से संबंधित हो तो आप निश्चित तौर पे उसका उत्तर दे सकें, और उत्तर तभी आप दे पाएंगे जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा। मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा के उपसर्ग 23 हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा के जो है उपसर्ग हैं वो तद्भव देशी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं, और आपके पाठ्यक्रम में इनकी जो संख्या है वो 12 दी गई है, और 12 तो बहुत कम होती है। आपको मुझे लगता है कि पढ़ना भी चाहिए। खास तौर पे आपको देखना चाहिए कि ये जो अ, अन, अध, उ, उन, क, कु, नी, बिन, भर, सु, स, च, पर, औ, औ, ये जो है उपसर्ग हैं 12 हिंदी के, और इनसे संबंधित जो शब्द है ना, इन्हें आपको अवश्य पढ़ना और लिखना चाहिए। और मैंने एक बात और देखी है कि आपको आपकी लिखने में जो है वो मात्राओं से संबंधित जो गलतियां होती हैं उसे सुधारने के लिए थोड़ा जो है आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगनी है। आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जहाँ पर लंबा जो है उच्चारण होता है ना, मैं आपको एक ही शब्द से बता देता हूँ। जैसे अगर हमें जल्दी बोलना हो तो आप बोलेंगे कुल। कुल, कुल का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, है ना। और परिवार भी होता है कुल का मतलब। और अगर कहें कूल, तो कूल तो एक तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कूल का मतलब होता है इंग्लिश में ठंडा, और कूल का मतलब होता है हिंदी में किनारा। कूल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो है मात्राओं से संबंधित जो है आपकी जो गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे जो है उपसर्ग में ही दो और हैं, उर्दू और फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं। एन, कम, खुश, गैर, ब, बा, बद, बे, बिला, दर, ना, ला,
सर, हम और हर, ये 14 उपसर्ग उर्दू और फारसी भाषा के हैं, और इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के भी 5 उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तो आप इन्हें भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि जो भी जो है अभ्यास कार्य है आपकी पुस्तक में, वो आपका पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। वजह ये है पूरा होने की कि जो है आए दिन हमेशा जो है टीचर्स आप सभी के घरों में जो है पहुंच रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी टीचर्स आपके घरों में जाए तो आप बड़ी ही खुशी मन से जो है आप अपना सारा काम, आपने जो कुछ भी किया है, जैसा भी किया है, बिल्कुल उनके सामने रख दीजिए। और जो कुछ भी वो आपको जो है सजेशंस दे रहे हैं, और देखिए होता क्या है कि अभी कुछ जो है ये जो परिस्थितियां हैं, इसके चलते कुछ बच्चों के काम पूरे नहीं हो पाए हैं। तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आप धीरे 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 करके सारा काम पूरा कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब आप लिखते हुए करते हैं और स्वयं से करते हैं तो आपको समझ में भी अधिक आता है। अगर कोई करवाता है तो आप एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी बस तो कर तो लेते हैं, लेकिन जब आपको स्वयं करना होता है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आता है और आप अच्छी तरह से उसे कर भी लेते हैं। और बाकी की जो डाउट्स हैं उसके लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं, और आप जो है सीधे तौर पे हमसे जो है संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है आप अपने काम पर चलिए, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रत्यय जो है वो उपसर्ग के जो है बिल्कुल विपरीत होते हैं। प्रत्यय जो है वो शब्द से पहले लगते हैं, लेकिन उपसर्ग जो है वो शब्द के बाद लगते हैं। जो है सॉरी, प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर, शब्दों के अंत में जुड़ करके उनका अर्थ जो है बदल देते हैं, उनमें उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यय कितने तरह के होते हैं आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा विशेषणता क्रियाओं के शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इन्हें कर्तृवाच्य, इन्हें जो है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, करणवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य और क्रियावाच्य, इन भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखें, आपकी पुस्तक में भी ये अंकित है। तो जो है इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, और सभी प्रत्ययों से संबंधित एक एक दो उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद मैं तद्धित प्रत्यय की बात करूंगा। तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और ये भी जो है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, संबंधवाचक, पूर्णता या लघुतावाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक और बहुवचनवाचक, इस तरह से 10 भागों में विभाजित हैं, और इनसे संबंधित जो है उदाहरण भी आपके पास हैं। तो वैसे अब समय भी हो चुका है, मैं आशा करता हूँ कि जो है ये जो मैंने आपको भी बताया है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो कुछ भी अभी पाठ्यक्रम की चर्चा आपके साथ में हुई है, आप इसे अच्छी तरह से जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे भी और अच्छी तरह से इसे समझेंगे भी, ठीक है। और भी अभी 1 मिनट का समय है, जो भी डाउट्स हैं प्लीज जल्दी से आप बोल दीजिए, मैं समझ लूंगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस बेटे, हर्ष बताइए। सर तत्पुरुष समास और सर द्वंद्व समास एक बार समझा दें। ठीक है, मैं बता